टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हम करेंगे कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डीसैलिनेशन प्लांट, देन आफ्टर कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल, एक्सरसाइज लेमिथियर 2026 के ऊपर बात चलेगी, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर कुछ बातें चलेगी, और लास्ट में प्रोब 3 मिशन। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की, और सबसे पहले देखते हैं कुछ डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर बातें। अब देखिए यहां पे क्या है अभी कंटेक्स्ट में, और कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखनी है। तो डीसैलिनेशन प्लांट जो है वहां पे आपको अभी बेसिकली कंटेक्स्ट में क्या है, तो रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक्स इन द एस्केलेटिंग यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया हैव टारगेटेड द डीसैलिनेशन प्लांट्स which has raised the concerns over water security and humanitarian crisis in that region. Recently वहां पे डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हुआ कुछ अटैक, और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किए गए ताकि वाटर सिक्योरिटी जो है वो कम होती जाए। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो मानवता है वो भी थोड़ी सी कम मिली हुई है। सो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं बोल सकते, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोल सकते हैं, राइट। एक डीसैलिनेशन प्लांट वो एक फैसिलिटी होती है जो सलाइन या फिर ब्रैकिश सी वाटर को एक नॉर्मल फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है, उनके सॉल्ट्स और मिनरल्स को हटा के, राइट। और उसके लिए जो मेजरली वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो होती है आरओ, इन विच हाई प्रेशर pushes the sea water through semi permeable membranes to separate the salts from the water। कहां पे लोकेटेड होती है, तो नॉर्मली बट ऑब्वियसली इसको एरिड एंड वाटर स्कैर्स कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, वहां पे आपको मिलेगा। नॉर्थ अफ्रीका के लिबिया, अल्जीरिया के अंदर मिलेगा। इजराइल हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस, चाइना, हर जगह पे आपको इस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। और अगर पूरी दुनिया की डीसैलिनेशन कैपेसिटी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वेस्ट एशिया के पास है, इट इज अबाउट 70%, क्योंकि हाईएस्ट जरूरत भी वहीं पे है। उसका मेन टारगेटेड ऑब्जेक्टिव, उसका मेन क्या है कि भाई फ्रेश वाटर सप्लाई को इंश्योर करना पूरे रीजन के अंदर जहां पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, राइट, ताकि अर्बन पॉपुलेशन वहां पे सपोर्ट हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे हो सके, एक वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, जिससे आप क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और ड्रॉट के सामने वहां पे लड़ सके। सो दैट इज द मेजर टारगेट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स। It will also reduce the dependency on the groundwater and the rivers, specifically in the water stress areas. फीचर्स में क्या है, एक तो वहां पे आरओ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होती है, इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जो नॉर्मली थर्मल या गैस बेस्ड पावर प्लांट से कनेक्टेड होता है। एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनेगा। मेनी प्लांट्स आर को-लोकेटेड with the power plants to share the energy and reduce the cost. So that is all about this news. That is all about desalination plants, right? जिसके ऊपर अभी रिसेंटली वहां पे थोड़ा सा टारगेट हो रहा है। फिर कुछ बातें हैं कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल के ऊपर। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज नाटो, उसने 2026 के एडिशन को वहां पे किया है शुरुआत, which is of the cold response military exercise in the Arctic Ocean, जहां पे सिविलियन प्रिपेयरनेस और डिफेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल एग्जैक्टली होती क्या है, एक हर 2 साल में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नॉर्मली आर्कटिक रीजन के आसपास कंडक्ट होती है बाय नाटो, प्राइमरली इन द नदर्न नॉर्वे एंड सराउंडिंग द रीजन्स, which is designed to test the alliance's ability to defend NATO territory। एक्सट्रीम आर्कटिक कंडीशन के अंदर भी, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अंदर भी नाटो टेरिटरी को किस तरीके से हम डिफेंड कर पाएंगे, उसकी कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए ये वाली चीज वहां पे की जाती है, जिसको बोलते हैं कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री ड्रिल, राइट। जहां पे आपको अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस मिलते हैं, वहां पे एम्फीबियस ऑपरेशंस भी होते हैं, एयर सपोर्ट होता है, लॉजिस्टिक होता है, प्लस अलग अलग अलाइड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन को चेक किया जाता है। सो कौन से नेशंस अलाई यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ऑल द नेशंस हु आर इन्वॉल्व इन नाटो आर अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे नाटो का एक कलेक्टिव डिफेंस भी बढ़ता है, और साथ साथ अलाइड पावर्स की इंटरऑपरेबिलिटी भी वहां पे एनहांस होती है,
specifically to deal with such harsh Arctic environments. Right. अगर उसके फीचर्स की बात करें तो एक तो वहां पे आर्कटिक वॉरफेयर सिमुलेशन होता है. इट कंडक्टेड इन द स्नो कवर्ड माउंटेनियस टेराइन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स टू टेस्ट द कॉम्बैट रेडीनेस. साथ साथ इट इज अबाउट 25,000 ट्रूप्स फ्रॉम 14 नेशंस एंड द पार्टनर कंट्रीज. इंटीग्रेशन विथ आर्कटिक सेंट्री मिशन. It support NATO's broader effort to strengthen the presence in the Arctic zone. वहां पे एक सिविलियन प्रिपेयरनेस कंपोनेंट भी होता है जहां पे हॉस्पिटल्स है, बिजनेस हो गए, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, उन सबको पार्टिसिपेट करवाया जाता है टू सपोर्ट द मिलिट्री ऑपरेशंस. और रिसेंटली अगर हम बात करें तो नॉर्वे हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ टोटल डिफेंस, एम्फसाइजिंग द सोसाइटी वाइड रेजिलियंस. लॉजिस्टिक के ऊपर बातें होती है, यहाँ पे मेडिकल एक्सरसाइज वहां पे की जाती है ताकि ये सारी चीजों को थोड़ा सा इंश्योर किया जा सके. सो ओवरऑल ये आर्कटिक सिक्योरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करेगा और साथ साथ रशिया के सामने नाटो का जो डिटरेंस है, जो डट के खड़े रहने की बात है, उसको वहां पे इंश्योर किया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल. नेक्स्ट एक्सरसाइज लेमेतिया के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. हमारी तीनों ब्रांचेस के ऊपर अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नेक्स्ट मंथ मतलब कि अप्रैल 2026 से नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुके हैं. यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन द सेम. उसके लिए आपको बस करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस न्यू बैचेस व्हिच इज टारगेटिंग द एग्जामिनेशंस व्हिच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड जीपीएससी. और यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों में एजुकेशन प्रोवाइड यहाँ से किया जाएगा. एग्जाम की रिगार्डिंग पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपकी होगी, आपकी प्रिपरेशन कैसी रहेगी, मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप का पूरा कोर्स कैसा रहेगा, वो सारी कॉम्प्रिहेंसिव बातें यहाँ पे आपको कवर अप कीजिए. और एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एंड अप टू 50% स्कॉलरशिप. उसके लिए आपको बस करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद डेमोस के लिए अपने आप को रजिस्टर वहां पे करवाना है. तो इसी तरीके से बीडी गुरुकुल को वहां पे ज्वाइन करें और एक नई प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. अपनी सिविल सर्वेंट बनने का जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, उसे एक नई डायरेक्शन वहां पे प्रोवाइड करें. साथ साथ यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप देख सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और गुजराती. सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इवन इन गुजराती मीडियम, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ. एक्सरसाइज लेमेतिया कहां पे है तो और किसके रिगार्डिंग बातें है. द इंडियन आर्म्ड फोर्स contingent has arrived in Seychelles to participate in 11th edition of joint military exercise लेमेतिया. एक्सरसाइज लेमेतिया जो है वो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हर 2 साल में ये वाली एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. और एक्सरसाइज होती है टू एनहांस द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल स्किल्स एंड मिलिट्री कोऑपरेशन. राइट. होस्ट कंट्री इस बार का कौन सा है, वो सेशल्स है. और इंडिया और सेशल दो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. बाकी मैंने सारी डिटेल्स वहां पे रखी हुई है कि किस तरीके के यहाँ पे मिशंस यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, कौन से वहां पे फीचर्स होंगे. क्या वो सिर्फ आर्मी वाली है तो नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे के सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, सेमी अर्बन वॉरफेयर टूर्स वहां पे रहेगी, उसके ऊपर फोकस रहेगा. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी. लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ओवरऑल इतना ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और सेशल्स के बीच में होती है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. उसके बाद कुछ पॉलिटिकल बातें हैं विच इज अबाउट रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और क्या है अभी कंटेक्स्ट में, द इंडिया ब्लॉक पार्टीज दैट इज द ऑपोजिशन
led by Trinamool Congress are set to move an impeachment motion against Chief Election Commissioner, जिनका नाम क्या है, दैट इज ज्ञानेश कुमार। उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन शुरू करने की बात है। तो बेसिकली शुरू करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अवर टॉपिक, द टॉपिक इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, राइट। तो जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, उसके जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अगर हटाने की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको बस ओवरऑल इतना ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, एग्जैक्ट वही प्रोसेस यहां पे यूज होती है। सो द रिमूवल ऑफ सीईसी इज अ फॉर्मल क्वासी जुडिशियल प्रोसेस which is designed to ensure the independence of Election Commission of India। और वहां पे अगर हम बात करें तो it is exactly the same process as a removal of judge of Supreme Court। आर्टिकल 324 के 5th क्लॉज के अंदर यहां पे ये वाली बात है, the article explicitly states that the Chief Election Commissioner will not be removed from his office except in the manner and on the grounds which are same as Supreme Court judge। तो देखिए सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे उनको हटाया जा सकता है, एक तो होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, राइट, इफ एनी एक्ट इज डन बाय हिम और हर दैट वायलेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट और इन्वॉल्व द करप्शन और पार्शियली करप्शन, तो वहां पे हो सकता है। और दूसरी इनकैपेसिटी, दैट इज फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी। उसके अलावा कोई तीसरा ग्राउंड नहीं हो सकता इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। और प्रोसेस में शुरुआत में क्या है कि अगर आप राज्यसभा में इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, लोकसभा में उसे स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। एक बार वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको चेयरमैन या स्पीकर को वहां पे ये वाली चीज सबमिट करवानी है। जैसे ये मोशन एक्सेप्ट होता है बाय द चेयरमैन और स्पीकर, सबसे पहले वहां पे एक 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अगर कमिटी को ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी है, तभी जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगी और वहां पे उसके बाद वोटिंग चलेगा। वोटिंग के अंदर वहां पे क्लियर बोला क्या है कि वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से ये वाली चीज पास होनी चाहिए। व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? तो 50% ऑफ टोटल मेंबर्स और 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स विच एवर इज हायर। टोटल का 50% या प्रेजेंट का 2/3, जो भी ज्यादा है वो वाला नंबर आपको चाहिए ये वाली चीज पास करने के लिए। और एक बार अगर दोनों हाउस ने इसको पास कर दिया तो वही चीज, ये पूरा मोशन प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट जो है वो एक फॉर्मल ऑर्डर वहां पे डिक्लेयर करेंगे उनके रिमूवल के हिसाब से। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे, उनके लिए प्रोसेस नहीं है। ये पूरी प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ही होती है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट प्रोबा 3 मिशन। और अभी ये प्रोबा 3 मिशन की अगर हम बात करें तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली कॉन्टेक्ट वहां पे लूज कर दिया है विद द कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट which is one of the 2 satellites in Proba 3 mission after an anomaly caused a power failure। और इसी की वजह से ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो एक साइलेंट सर्वाइवल मोड के अंदर चला गया है क्योंकि उससे कांटेक्ट जो है वो हट चुका है। प्रोबा 3 जो है एक वर्ल्ड का सबसे पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है विच इज डिजाइन टू स्टडी द सन्स एटमोस्फियर विथ अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी। It is launched by European Space Agency in December 2024, right? और उसमें हमारे PSLV C-59 का भी वहां पे पार्ट रहा। उनका मेन टारगेट क्या है? To create an artificial solar eclipse in space to observe the sun's faint outer atmosphere, that is the corona। की फीचर्स में क्या रहेंगे? वहां पे ट्विन स्पेसक्राफ्ट की पूरी सिस्टम रहेगी। The mission consists of 2 independent satellites। एक होगा कोरोनाग्राफ और दूसरा होगा ऑक्यूल्टर। कोरोनाग्राफ जो है वो कैमरा को लेके जाएगा, ऑक्यूल्टर जो है इट इज द डिस्क दैट ब्लॉक्स द सन, राइट। दोनों सैटेलाइट जो है दे मस्ट मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर्स विथ मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी, एक्टिंग एज अ सिंगल जायंट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स वहां पे क्रिएट किया जाएगा। जो ऑक्यूल्टर है इट विल ब्लॉक द सन्स ब्राइट डिस्क, कास्टिंग अ प्रिसाइज शैडो ऑन टू द कोरोनाग्राफ्स लेंस, मिमिकिंग अ नेचुरल
टोटल सोलर एक्लिप्स, और वहां से उसको वहां पे स्टडी किया जाए। तो सैटेलाइट्स यूज द एडवांस सेंसर्स एंड कोल्ड गैस थ्रस्टर्स टू कोऑर्डिनेट। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो कोरोना को स्टडी करने के लिए दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोलर विंड्स, कोरोनल मास इजेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर ये सक्सेसफुल होता है, द फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी proven by Proba 3 will pave the way for the future distributed space telescopes that are too large to be launched as a single piece। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन से वहां पे बातें कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली वहां पे हुआ क्या है कि जो कोरोना ग्राफ है उसका कॉन्टेक्ट वहां पे लॉस्ट हो चुका है, और वो वाली चीज जो है वो एक साइलेंट सर्वाइवल मोड में वहां पे जा चुका है। So that is all about this news and that is all about our today's lecture। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है उसको भी यहीं तक का रखेंगे, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखते हैं, बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।